कहते हैं जब एक औरत चुप रहती है तो पूरा समाज उसे कमजोर समझ लेता है, लेकिन जब वही औरत अपने हक के लिए खड़ी होती है तो पूरे सिस्टम की नींव हिल जाती है। दोस्तों, ये कहानी एक ऐसे औरत की है जिसने अदालत के दरवाजे पर दस्तक दी, ना सिर्फ अपने लिए बल्कि उन लाखों औरतों के लिए जिनकी आवाज सालों से दबा दी गई है। जहां धर्म, कानून और रिश्ते तीनों के बीच एक ऐसा संग्राम शुरू होता है जिसमें सवाल सिर्फ एक ही था, क्या इंसाफ हर किसी का हक है या सिर्फ उन्हीं का जिन्हें समाज इजाजत देता है। एक तरफ है साजिया बानो, एक आम औरत जो अब आम नहीं रही, और दूसरी तरफ वो ताकतें जो सदियों से औरतों की सोच पर पहरा दे रही थी। तो इस कहानी में मोहब्बत है, धोखा है, दर्द है और सबसे बड़ा सवाल है इंसाफ का। तो चलिए दोस्तों, आज हम जानेंगे उस औरत की कहानी जिसने दुनिया को याद दिलाया कि इंसाफ मांगा नहीं जाता, लिया जाता है। तो आज हम हक मूवी को एक्सप्लेन करने वाले हैं, एक औरत, एक आवाज और उसके हक की कहानी। तो फिल्म की शुरुआत होती है 1967 के उत्तर प्रदेश के संखनी से, जहां हमें साजिया बानो को दिखाया जाता है जो कि एक मौलवी की बेटी है। और साजिया जो है वो अब्बास खान नाम के एक लड़के से प्यार करती है जो कि एक मशहूर वकील है। दोनों खतों से बात करते हैं और उनका मिलना जुलना बहुत ही कम हो पाता है क्योंकि जल्द ही उनका निकाह होने वाला है। यहाँ हमें मालूम चलता है कि अब्बास खान और साजिया बानो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और जल्द ही उन दोनों का निकाह भी हो जाता है। साजिया बानो को मालूम चलता है कि अब्बास जो है वो उनसे बहुत प्यार करते हैं और उनका बहुत ज्यादा ख्याल भी रखते हैं। साजिया बानो ने इतना सोचा नहीं था, लेकिन उसे बहुत कुछ मिल रहा था। हर फ्राइडे को वो फिल्म देखने के लिए जाते और साजिया बानो पर काफी ज्यादा ध्यान भी देते। ये सारी चीजें बानो को बहुत पसंद आ रही थी कि उनके अब्बास जो है उनसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो उनकी शादी को कुछ महीने हो चुके थे। अब आगे हम देखते हैं कि साजिया जो है वो अपने गार्डन में गुलाब के फूल उगाना चाहती है, लेकिन पड़ोसी सलीम का छज्जा जो है वो उनकी जगह में आ रहा था और जिस वजह से गार्डन में धूप भी ठीक से नहीं आ पा रही थी, इसलिए साजिया उस छज्जे को तुड़वाने लगती है। ये देखते हुए पड़ोसी सलीम यहाँ पर आता है और वो यहाँ साजिया के ऊपर बहुत गुस्सा करता है, पर ये चीज साजिया बानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती है, इसलिए वो भी सलीम से बहस करने लगती है। सलीम का कहना ये था कि वो एक औरत है और औरत को इस तरह से इन कामों में दखल नहीं देना चाहिए, लेकिन बानो जो है वो एक नई सोच की है। वो अपने हक के लिए लड़ती है और वो सलीम से कहती है कि अगर उसने हमें रोका तो हम पुलिस को बुलाएंगे। ये देखते हुए सलीम जो है वो अब्बास के पास जाता है, वो उससे बात करता है और कहता है कि बानो ने मुझसे ये सब कहा। सलीम कहता है कि ये जमीन आपके नाम है, तो पुलिस बुलाने का अधिकार भी सिर्फ आपको है। साजिया बानो को ये सब कहने का बिल्कुल भी हक नहीं है। ये सुनने के बाद अब्बास को थोड़ा गुस्सा आ जाता है और जब सलीम अब्बास को अगले दिन मस्जिद में मिलते हैं जहाँ पर साजिया बानो भी मौजूद थी, तो यहाँ पर अब्बास सलीम से कहता है कि वो गार्डन वाली जमीन जो है ना, वो मैंने अपनी बेगम साजिया बानो के नाम कर दी है। अब वो जब चाहे पुलिस बुला सकती है, इसलिए उसे रोकने टोकने की बिल्कुल भी कोशिश मत करना। ये देखते हुए बानो को बहुत अच्छा लगता है कि अब्बास उसे कितना सपोर्ट करते हैं। वो और लोगों की तरह नहीं है, बिल्कुल नई पीढ़ी की सोच रखते हैं। यहाँ तक कि मोहल्ले वालों का कहना ये था कि बानो ने कोई ना कोई काला जादू तो अब्बास पर जरूर किया है, लेकिन बानो ने बताना चाहती है कि अब्बास और वो एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। तो अब इसी तरह से कुछ महीने, कुछ साल इसी तरह से बीत जाते हैं और अब बानो के 3 बच्चे थे, जिनमें 2 बेटे और एक बेटी थी। लेकिन पड़ोसी सलीम अभी भी बाज नहीं आ रहा था। जब बानो के बच्चे कुत्तों के पिल्लों के साथ खेल रहे थे तो सलीम उनके ऊपर गंदे कमेंट कर रहा था। ये देखते हुए बानो तुरंत ही अब्बास के पास कॉल करती है और उसे ये सारी बातें बताती है कि जब तक हमारे ऊपर बात थी तब तक ठीक है, लेकिन अब बात बच्चों पर आ चुकी है और अब सलीम का कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। लेकिन उस वक्त अब्बास जो है वो बहुत ज्यादा बिजी था। वो अपनी बेगम मतलब कि बानो से कह देता है कि इतनी छोटी छोटी बातों के लिए उसके पास कॉल ना किया करे और अगली बार अगर उसने इन सब के लिए फोन किया तो वो फोन ही नहीं उठाएगा और तो और वो घर के फोन वाले कनेक्शन की लाइन को भी कट करवा देगा। तो बानो ने भी कुछ महीनों से नोटिस किया है कि अब्बास उन्हें जितना पहले प्यार किया करते थे अब उतना नहीं करते। छोटी छोटी बातों को ध्यान रखा करते थे, अब वो उन पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। बानो और अब्बास के बीच में ऐसी दूरियां आने लगी थी कि बानो को वो बहुत ही बुरी लग रही थी। खैर बानो ने ऐसा सोचा कि शायद उसके पति जो है वो बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं, इसी वजह से ये सब कुछ हो रहा होगा। अब एक दिन अब्बास रात को बानो के पास आते हैं। वो उसे बताते हैं कि वो 3 हफ्तों के लिए पाकिस्तान जा रहा है क्योंकि उसे जरूरी काम है। पता चलता है कि अब्बास की माँ भी पाकिस्तान में रहती है और कुछ जमीन के सिलसिले में यहाँ अब्बास को पाकिस्तान जाना पड़ रहा है। लेकिन 3 हफ्तों का नाम सुनकर यहाँ पर बानो का हाल बुरा हो जाता है। वो अब्बास के बिना 3 हफ्ते कैसे गुजारेगी भला। तो अब्बास चला जाता है और बानो जो है वो अपने बच्चों के साथ हवेली पर रह जाती है।
कुछ दिन हो चुके थे लेकिन अभी तक अब्बास का कोई भी अता पता नहीं था। 1 हफ्ते हो चुके थे लेकिन अभी भी बानो की अब्बास से बात नहीं हुई थी। और आगे हम देखते हैं कि अब 3 महीनों के बाद अब्बास जो है वो वापस आ चुका था। ये देखकर बानो बहुत ज्यादा खुश हुई थी और अब्बास के साथ उसकी अम्मी भी आई हुई थी। घर में आते से ही अब्बास यहाँ बानो से कुछ जरूरी बात करना चाहता है। अब्बास यहाँ बानो को बताता है कि कार में कोई और भी है जिसे वो घर के अंदर लाने वाला है। पता चलता है कि अब्बास जब पाकिस्तान गया था ना, तो वहाँ उसने सायरा नाम की एक लड़की से शादी कर ली है। मतलब कि अब्बास की ये दूसरी शादी थी। और अब ये बात जब उसने बानो को बताई तो बानो ये बात सुनकर पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। वो अब्बास के ऊपर बहुत गुस्सा करती है, लेकिन तभी अब्बास की अम्मी यहाँ पर बानो को बताती है कि सायरा जो है वो उनकी फूफी की लड़की है और उनका मेरे ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज था। सायरा के जो शौहर थे वो उसे बहुत ही ज्यादा मारते पीटते थे, लेकिन अब जब वो इस दुनिया में नहीं रहे तो फूफी का उन्होंने इस तरह से कर्ज चुकाया है। अम्मी कह रही थी कि अब्बास तो इस शादी के सख्त खिलाफ था, लेकिन मेरी कसम की वजह से उसे ये निकाह करना पड़ा। लेकिन इन सब बातों का बानो पर कोई भी फर्क नहीं पड़ रहा था। वो तो यहाँ अब्बास के ऊपर बहुत गुस्सा करती है क्योंकि उसे अभी भी भरोसा नहीं हो रहा है कि अब्बास ने दूसरी शादी कर ली है और अब उसे अपने पति को बांटना पड़ेगा। बानो सोचती थी कि अब्बास सिर्फ उनसे प्यार करते हैं, वो किसी के बारे में सोचते नहीं होंगे। बानो को एक बात याद आती है। जब वो शुरुआत में यहाँ पर आई थी तो उसे पता चला था कि उनके घर में 3 कुकर हैं। जब पहला कुकर खराब हुआ था तो अब्बास ने उसे ठीक नहीं कराया, बल्कि दूसरा कुकर लेकर आ गए। इसी तरह से कुकर खराब होते गए और अब्बास दूसरा कुकर लेकर आते गए। बानो को समझ आया कि अब्बास की सोच जो है वो ठीक करने में नहीं बल्कि चीजों को बदल देने में है। अब रात को अब्बास जो है वो बानो के पास आता है। वो बानो से कहता है कि मेरी बहुत बड़ी मजबूरी थी कि मुझे सायरा से शादी करनी पड़ी, वरना मेरा ऐसा कोई भी कदम उठाने का इरादा नहीं था। तुम मेरी पहली पत्नी हो, मेरा पहला प्यार हो, इसलिए मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा और अपने बच्चों का खूब ख्याल रखूंगा। रही बात सायरा की, तो सायरा जो है वो तुम्हारे साथ घर में हाथ बटाएगी और उसके रहने की व्यवस्था जो है वो गार्डन वाले रूम में कर दी गई है। धीरे धीरे यहाँ बानो को समझ आता है कि सायरा के ऊपर भी बहुत जुल्म हुए हैं, क्योंकि उसके पति जो है वो उसे बहुत ही बुरी तरह से मारा करते थे, इसलिए वो उसे धीरे धीरे माफ करने लगती है। लेकिन एक दिन जब वो दोनों ही मार्केट गए, क्योंकि सायरा को कुछ पर्दे, कुछ बेड शीट और कुछ परफ्यूम वगैरह खरीदने थे, लेकिन बानो यहाँ पर सायरा को वो चीजें दिला रही थी जो सारी चीजें अब्बास को पसंद नहीं है, और ये सब कुछ सायरा बहुत अच्छे से समझ रही थी। तो यहाँ पर सायरा जो है वो बानो से कहती है कि हम कोई चैरिटीज के द्वारा यहाँ पर नहीं लाए गए हैं, बल्कि अब्बास हमसे प्यार किया करते थे। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम उनका पहला प्यार हो, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं कि अब्बास सबसे पहले मुझसे प्यार किया करते थे, लेकिन जब मेरा निकाह किसी और बंदे से होने लगा तो उन्होंने तुमसे निकाह कर लिया, और तब भी वो मुझसे ही प्यार किया करते थे। और जब उन्हें पता चला कि मेरे शोहर का इंतकाल हो चुका है तो वो दौड़े चले पाकिस्तान आ गए। मैं चाहती तो तुम्हारी शादी तोड़वा सकती थी, मेरे एक कहने पर वो तुमसे तलाक ले लेते, लेकिन मैंने ऐसा नहीं होने दिया। तुम सोच रही थी कि ये सब कुछ एक मजबूरी की वजह से हुआ है, लेकिन मैं तुम्हें साफ बता दूं कि वो मुझसे बहुत ज्यादा प्यार करते थे। और ये सारी बातें सुनने के बाद बानो जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, पैरों तले जमीन खिसक चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार अब करना क्या है। वो घर पहुंची और घर पहुंचकर अब्बास से उसने एक बार फिर से बहस की। अब्बास उसे समझाने की कोशिश करता है कि जो हो गया सो हो गया, अब हमें आगे बढ़ना है और बच्चों के बारे में सोचना है। बानो को इन सब चीजों का बहुत दुख था, लेकिन अब वो कुछ नहीं कर सकती। अब्बास जो है वो सिर्फ और सिर्फ सायरा के साथ वक्त बिताते और बानो को ना तो वक्त देते और ना ही उस पर ध्यान देते। लेकिन बानो को समझ आया कि वो अब्बास की पहली पत्नी है, इसलिए वो उनसे ज्यादा प्यार करते होंगे, इसलिए वो उन्हें इम्प्रेस कर रहेगी। और रही बात सायरा की, तो सायरा फिलहाल प्रेग्नेंट है, जिस वजह से यहाँ पर अब्बास जो है वो उसके ऊपर भी ज्यादा ध्यान नहीं दे रहे थे। बानो ने सोचा कि ये बहुत अच्छा टाइम है कि वो अब्बास को अभी भी इम्प्रेस कर सकती है, और ये बिल्कुल सही समय है क्योंकि आज जो है वो अब्बास और बानो की एनिवर्सरी है। तो एनिवर्सरी विश करने के लिए बानो जो है वो अब्बास के ऑफिस पहुंच जाती है, जहां अब्बास जो है वो अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा बिजी था। लेकिन बानो वहां पहुंचकर अब्बास से कहती है कि मुझे आपके साथ थोड़ा वक्त बिताना है, क्योंकि आज उनकी एनिवर्सरी है, इसलिए मुझे आपके साथ घूमना है, फिल्म देखना है और इस दिन को पूरी तरह से एंजॉय करना है। लेकिन अब्बास अपने क्लाइंट के साथ बहुत ज्यादा बिजी था, इसलिए वो बानो से कह देता है कि आज उसके पास बिल्कुल भी टाइम नहीं है, इसलिए तुम घर चली जाओ, हम घर पहुंचकर बात करते हैं। लेकिन बानो उसकी बात नहीं मान रही थी, उसे तो उसके साथ आज घूमना ही था।
लेकिन यहाँ पर अब्बास को आ जाता है गुस्सा और वो अपने क्लाइंट के सामने ही बानो को बहुत कुछ सुना देते हैं। पर ये सारी बातें बानो को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। उसे ऐसा लगा कि शायद अब अब्बास से उनका कोई भी लेना देना नहीं है, क्योंकि अब्बास उन्हें कुछ भी नहीं समझते हैं। इसलिए वो अपने तीनों बच्चों को लेकर अपने अम्मी अब्बू के घर चली जाती है। ये बात जब अब्बास को मालूम चली तो उसे भी बड़ा दुख हुआ, लेकिन अब्बास के दिल में कभी भी एक बार ऐसा नहीं आया कि वो अपनी बीबी या फिर अपने बच्चों को वापस बुला ले। सायरा और अब्बास की अम्मी ने अब्बास को कई बार बोला कि वो बानो को वापस बुला ले, लेकिन उसने उनकी कभी नहीं मानी। अब अब्बास जो है वो बानो के पास हर महीने 400 रुपए भेजा करता था बच्चों की परवरिश के लिए। इसी तरह से कुछ महीने बीत जाते हैं। बानो हर रोज इसी के इंतजार में थी कि एक ना एक दिन तो अब्बास का कॉल आएगा और वो उसे अपने पास बुला लेगा, लेकिन ऐसा दिन आज तक नहीं आया और बानो इसी तरह से जीने लगी। लेकिन अब बानो को मालूम चलता है कि अब अब्बास जो है वो उनके पास पैसे नहीं भेज रहा है, जिस वजह से बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। इसलिए वो वापस अब्बास के पास जाती है और बानो के साथ उसके अब्बू भी गए थे। यहाँ पर बानो जो है वो अब्बास से बात करती है और उनसे कहती है कि आपने पैसे भेजना बंद कर दिया है, जिस वजह से बच्चों की परवरिश करना बहुत मुश्किल है। ये सारी बातें सुनने के बाद अब्बास कहता है कि तुम मुझसे पूछकर तो बच्चों को लेकर नहीं गई थी, जिस वजह से अब उनकी सारी जिम्मेदारी जो है वो तुम्हारी है। उनकी परवरिश कैसे करना है इससे उसे कोई लेना देना नहीं है, अब उनकी सारी जिम्मेदारी तुम्हारी हुई। तो बानो के अब्बू ने काजी से भी इसके बारे में बात की, लेकिन काजी का कहना यह था कि जो हो गया सो हो गया, तुम्हें आगे बढ़ना होगा, गड़े मुर्दे उखाड़ने से कोई भी मतलब नहीं है। बानो के अब्बू बहुत अच्छे से समझ गए थे कि शायद अब उनका साथ कोई भी नहीं देने वाला, इसलिए वो बानो से कहते हैं कि जिस जगह पर वो जा रहे हैं वहां से वापस आने का कोई भी रास्ता नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारा साथ आखिर तक दूंगा। तो अपने अब्बू का साथ बानो को हिम्मत देता है और वो अगले ही दिन जिला न्यायालय पहुंच जाते हैं, जहां बानो अपने सोहर मतलब कि अपने पति अब्बास खान पर केस करना चाहती है। वो कुछ वकील को हायर करने की कोशिश तो करती है, लेकिन वो इसमें नाकामयाब रहती है, क्योंकि हर वकील जो है वो अब्बास खान को बहुत अच्छे से जानता है, क्योंकि अब्बास खान एक बहुत ही मशहूर वकील है और उसके अगेंस्ट कोई भी नहीं जाना चाहता है। ये बात अब्बास को भी मालूम चल चुकी है कि उसकी बीवी जो है वो कोर्ट जा चुकी है और उसके ऊपर केस भी रजिस्टर कर दिया गया है। तो बानो अपनी सारी बातें जो है वो जज साहब के सामने रखती है, लेकिन जज साहब का कहना यह था कि बिना वकील की वो कोई भी बातें नहीं सुन पाएंगे। और जज साहब साथ ही बानो को एक बात और बताते हैं कि उनका जो केस है वो मुस्लिम लॉ के अंतर्गत आता है, इसलिए उन्हें वहां जाना चाहिए। मुस्लिम पर्सनल लॉ ही इस केस को सॉल्व कर सकता है। लेकिन बानो कहती है कि वह वहां भी गई थी, लेकिन वहां के लोग जो है वो उन्हें सपोर्ट नहीं कर रहे हैं। अब ये सारी बातें सुनने के बाद जज साहब कहते हैं कि सबसे पहले बानो को अपना लॉयर हायर करना होगा। कि तभी हम देखते हैं कि बेला जैन नाम की एक वकील जो है वो यहीं पर खड़ी हुई थी और वो यहाँ बानो से कहती है कि आपका केस हम लड़ेंगे। बेला के साथ वहाँ पर फराज भी था, जो कि दोनों ही साथ मिलकर बानो का केस लड़ने वाले थे। अब बानो के पास लॉयर था, जिसकी वजह से अब्बास के ऊपर सेक्शन 125 सीआर के तहत केस रजिस्टर होता है। तो ये सारी चीजें देखने के बाद अब्बास पूरी तरह से हैरान था। उसे ऐसा लग रहा था कि शायद बात जो है वो इतनी दूर तक नहीं जाएगी, लेकिन अब बात जब इतनी दूर तक जा चुकी है तो वो भी पीछे नहीं हटने वाला। वो भी इन लोगों को जरूर जवाब देगा। जबकि सायरा ने उसे समझाने की काफी कोशिश की कि बात सिर्फ 400 रुपए की है, हम उन्हें हर महीने 400 रुपए दे सकते हैं। लेकिन अब्बास का कहना यह था कि वो बानो को उसकी लिमिट दिखा कर रहेगा। उसने किससे पंगा लिया है वो ये उसे बता कर रहेगा। 125 सीआर के बारे में अब्बास बहुत अच्छे से जानता है, इसलिए एक दिन अब्बास की माँ जो है बानो के पास कॉल करती है और उसे अपने घर बुलाती है। बानो को ऐसा लगता है कि शायद अब्बास डर गए हैं और वो उसे शायद एक्सेप्ट करने वाले हैं, लेकिन ये बानो की बहुत बड़ी भूल थी। जब वो वहाँ पहुंची तो वो बैठकर बात करते हैं और अब्बास बानो से कहते हैं कि जो तुमने कदम उठाया है ना, वो तुमने बहुत ही गलत किया है और अब मैं तुम्हें मजा चखा कर रहूंगा। सेक्शन 125 सीआर तब तक जायज रहता है जब तक तुम मेरी पत्नी हो। अगर तुम मेरी पत्नी ही नहीं रहो तो सेक्शन 125 सीआर कोई भी काम का नहीं रहेगा। इसलिए अब्बास यहाँ पर बानो को कुछ पैसे देता है और फिर तलाक 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 बोलकर उससे तलाक ले लेता है। ये सारी बातें सुनने के बाद यहाँ पर बानो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिरकार उसकी जिंदगी में अचानक से ये सब कुछ क्या हो गया। तो अब्बास के पास से वो कुछ पैसे लेकर वापस आ जाती है, लेकिन अभी भी उसे इस बात का बहुत दुख था कि अब्बास ने उसे तलाक दे दिया और तो और अब वो उसे पैसे भी नहीं भेजेगा। ये सारी बातें बेला जैन भी जानती है,
कि अब अगर तलाक हो ही गया है तो फिर सेक्शन 125 कोई भी काम का नहीं है। तभी बानो यहाँ बेला को बताती है कि दरअसल में शरीयत में लिखा गया है, जिसे मुस्लिम पर्सनल लॉ भी कहते हैं, उसमें लिखा है कि 3 बार तलाक बोल देने से तलाक नहीं हो जाता, बल्कि 3 महीने का टाइम मिलता है और दोनों घर वाले इस बारे में बात करते हैं, पूरी कोशिश करते हैं कि सब कुछ ठीक हो जाए, उसी के बाद दोनों की मर्जी से तलाक होता है। तो बेला को मालूम चलता है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ मतलब कि शरीयत के हिसाब से अभी भी बानो जो है वो अब्बास की पत्नी है। बेला को ये देखकर बड़ी खुशी हुई। वो समझ चुकी थी कि सेक्शन 125 CR अभी भी काम करेगा, इसलिए वो अगली हेयरिंग में इसे ही मुद्दा बनाते हैं। और इस बार कोर्ट में अब्बास खान भी पहुंच चुके थे और वो भी अपनी दलीलें पेश कर रहे थे। तो अब्बास का कहना था कि 3 बार तलाक, जिसे तलाक बिद्दत कहा जाता है, ये बोल देने के बाद से तलाक हो जाता है। लेकिन मुस्लिम पर्सनल लॉ में कुछ और लिखा गया है, और तो और कुरान में भी यही लिखा गया है। लेकिन ये सारी बातें मुस्लिम पर्सनल लॉ वर्सेस सेकुलर लॉ के बीच में आ रही थी, इसलिए जज साहब यहाँ पर एडवाइस करते हैं कि इस केस को मुस्लिम पर्सनल लॉ में ही लड़ा जाना चाहिए, जिसे शरीयत कहते हैं। तो अब यहाँ पर बानो और उसके अब्बू जो है वो शरीयत में पहुंच जाते हैं। तो मुस्लिम कोर्ट आ जाने के बाद काजी जो है वो यहाँ पर बानो के ऊपर बहुत गुस्सा थे। वो बानो से कहते हैं कि बानो को अपनी लिमिट में रहना चाहिए, क्योंकि उसने जो कुछ किया है वो बहुत ही गलत किया है। अपने हस्बैंड पर केस करने से पहले उसे हमसे आकर बात करनी चाहिए थी। लेकिन बानो के अब्बू ने काजी से बात की थी, लेकिन उन्होंने उन्हें कोई भी एडवाइस नहीं दी थी, बल्कि उन्होंने कहा था कि जो हो रहा है उसे होने दो। तो काजी यहाँ पर बानो को बहुत सुना रहे थे। ये सारी बातें सुनने के बाद बानो कहती है कि उसने कुरान पढ़ा है और वह सब जानती है कि उसका हक क्या है और कुरान क्या कहता है, और इसी वजह से वह अपने हक के लिए लड़ रही है ताकि उसके बच्चों को वो अच्छा फ्यूचर दे सके। वो कहती है कि उसने अपने लोगों से भी इसके बारे में बात की, लेकिन उन लोगों ने साथ नहीं दिया, इसी वजह से उसे ये कदम उठाना पड़ा है। उनके यहाँ पर सारे ऐसे ही कानून हैं जो कि बस मर्दों के साथ देते हैं, लेकिन कुरान में लिखा गया है कि सभी को बराबर का हक है। मर्दों को जितना हक मिलता है उतना ही औरतों को भी मिलता है, लेकिन इसके बारे में औरतों को बताया नहीं जाता ताकि वह चुपचाप जुल्म सहती रहे। बानो कहती है कि वो जानती है कि वो सही है और उसका खुदा भी जानता है कि वो सही है, इसलिए वो अब पीछे नहीं हटेगी। इतना बोलकर बानो यहाँ से चली जाती है। तो जब शरीयत से उसे इंसाफ ना मिला तो बानो जो है वो फिर से कोर्ट पहुंच जाती है, जहाँ बेला जैन अभी भी अब्बास के सामने खड़ी हुई थी और फिर दोनों पक्षों के बीच बहस शुरू होती है। तो अब्बास जो है वो जज साहब को बताता है कि मुस्लिम में शादी होती कैसी है। वो बताता है कि मुस्लिम की शादी जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रहती है, जिसे दोनों की पार्टी जो है वो कबूल करते हैं, और इसलिए काजी जो है वो कबूल 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 है बुलवाता है। तो जिस तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को साइन किया जाता है उसी तरह से इस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ा भी जा सकता है। और रही बात मेहर के पैसे की, तो वो मेहर के पैसे वो उन्हें वापस दे चुका है। तो बेला जैन यहाँ पर जज साहब को बताती है कि ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने वाय ताहिरा वर्सेस हुसैनी के केस में ये फैसला सुनाया है कि सेक्शन 125 CRPC के तहत तलाकशुदा मुस्लिम औरतों को भी मेंटेनेंस का हक है, चाहे मेहर या फिर दूसरी रस्मों के तहत पैसे मिले हों या फिर नहीं। तो जैसा कि अब्बास खान ने कहा है कि उन्होंने उनकी बेगम बानो को तलाक दे दिया है, उस प्रेसिडेंट से भी अभी भी बानो का पूरी तरह से संवैधानिक हक है कि उसे मेंटेनेंस का पैसा मिलना चाहिए। 1975 में ये केस किया गया था और फिर 1980 में इसका फैसला आया। कोर्ट अब्बास खान को ये आदेश देती है कि वो बानो को हर महीने का गुजारा भत्ता देंगे, लेकिन बानो को जो भत्ता मिलने वाला था वो भत्ता बहुत ही कम था। वो भत्ता दरअसल में 22 रुपए था, जो कि हर महीने बानो को मिलने वाला था। पर 22 रुपए का नाम सुनते ही यहाँ पर बानो जो है वो पूरी तरह से हैरान रह चुकी थी, क्योंकि 22 रुपए में उसका घर कैसे चलेगा, बच्चों की परवरिश आखिरकार 22 रुपए में कैसे हो सकती है। तो बानो की आर्थिक स्थिति जो है वो काफी बिगड़ने लगी थी। उसके पास सिर्फ 22 रुपए आते थे और वो इतने में कुछ भी नहीं कर पाती थी, जिस वजह से उसे अपनी घर की चीजों को बेचना पड़ता। और तो और मोहल्ले वाले भी बानो और उसके अम्मी अब्बू के खिलाफ होते जा रहे थे। लोग दीवार पर लिख रहे थे, बानो तो बहाना है, हम पर हमला पुराना है। बानो और उसके परिवार को बहुत ही बुरी तरह से देखा जाता, उनका कोई भी साथ नहीं दे रहा था। हालात तब बिगड़ते हैं जब कुछ मुस्लिम लोगों के दंगे हो जाते हैं, और अभी फिलहाल तो मुस्लिमों के सबसे बड़े जो दुश्मन हैं वो तो दरअसल में बानो और उसके घर वाले ही हैं, जिस वजह से वो लोग जो हैं वो बानो को मारने के लिए पहुंच जाते हैं। लेकिन बानो के अम्मी अब्बू जो हैं वो उन्हें एक सही जगह पर छिपा देते हैं। लेकिन आखिरकार ये सब कुछ कब तक होगा। वो समझ चुकी थी कि अगर वो ज्यादा दिनों तक यहाँ पर रही तो उसके अम्मी अब्बू भी खतरे में आ सकते हैं।
तभी उसे एक चीज याद आती है कि एक जगह है जहाँ पर वो अपने बच्चों को सेफली रख सकती है, और वो घर दरअसल में कोई और नहीं बल्कि अब्बास का घर ही था, क्योंकि गार्डन वाली जमीन जो है वो वानों के नाम पर थी और उस गार्डन में एक छोटा सा घर भी था जिसमें वो आराम से रह सकती है। इसलिए वो अपने कागज को लेकर अब्बास के पास चली जाती है। अब्बास भी कुछ नहीं कर पाता है और वो उसे गार्डन वाले रूम में रहने की इजाजत भी दे देता है, क्योंकि ये उसका हक है। वो लड़ाई अभी भी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि अब ये केस इलाहाबाद के हाई कोर्ट में पहुंच चुका था। लेकिन इस बार अब्बास पूरी तरह से तैयार था। वो इस बार कोई कसर नहीं छोड़ने वाला। उसकी 4 पुश्तें जो है वो वकालत का काम करती आ रही है। वो इस तरह से हार नहीं मानने वाला। तो अब केस जो है वो 1982 के इलाहाबाद कोर्ट में शिफ्ट हो जाता है, मतलब कि हाई कोर्ट में, जहां पर बेला जैन का अभी भी मुद्दा वही था कि सुप्रीम कोर्ट में ताहिरा वर्सेस हुसैनी का कि जब एक्स वाइफ सक्षम नहीं हो जाती या फिर उसकी दूसरी शादी नहीं हो जाती तब तक शोहर को ही उसकी जिम्मेदारी उठानी पड़ती है और मेंटेनेंस का खर्चा देना पड़ता है। लेकिन हैरानी की बात तो तब हुई जब इस बार अब्बास ने बहस नहीं की बल्कि पीछे हट गया। ये देखकर सभी लोग हैरान थे कि आखिरकार अब्बास जो है वो केस से पीछे कैसे हट रहा है। बेला को ये बात समझ नहीं आ रही थी और ना ही बानो को। अब्बास तो बानो के पास आया भी था और उससे कहा था कि ये केस भी वही जीतेगी, बस पीछे मत हटना और ना ही केस वापस लेना। तो जब फाइनल डिसीजन आया तो जज साहब ने अपना डिसीजन लिया और बताया कि ये केस भी दरअसल में बानो के पक्ष में है और अब्बास को मेंटेनेंस का खर्चा देते रहना होगा। और इस बार की मेंटेनेंस की राशि जो थी वो 180 रुपए थी, जिस वजह से ये केस भी बानो जीत चुकी थी। लेकिन बेला सब कुछ समझ चुकी थी। वो अब्बास के पास जाती है और उनसे कहती है कि उसे बहुत अच्छे से मालूम है कि आप ये केस जो है वो जानबूझकर हारे हैं, क्योंकि अगर अब आप इस केस को जीत जाते तो फिर आप सुप्रीम कोर्ट नहीं जा पाते, क्योंकि आपको ताहिरा वर्सेस हुसैनी के केस पर बहस करनी है और वो तभी हो सकता है जब आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। बार बार हम सुप्रीम कोर्ट के ताहिरा वर्सेस हुसैनी के मुद्दे को उठा रहे हैं, जिस वजह से आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं और इसकी बहस तो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में ही हो सकती है। तो अब्बास कहता है कि उसे मालूम था कि आप समझ जाएंगे, लेकिन इतने जल्दी समझ जाएंगे उसे ये नहीं मालूम था। अब कुछ दिनों के बाद हम देखते हैं कि बानो के अब्बू का देहांत हो जाता है। जो उनका सबसे बड़ा सपोर्ट था अब बानो के पास वो नहीं थे, जिस वजह से बानो को बहुत दुख होता है, क्योंकि बानो के अब्बू जब तक थे तब तक तो मोहल्ले वाले कुछ नहीं कहते थे, लेकिन अब उनके जाने के बाद मोहल्ले वाले जो है वो बोलने लगे थे और बहुत ही बुरा बोलने लगे थे, जिस वजह से अब बानो जो है वो घर से बाहर भी नहीं निकलती थी। और बानो का सलीम तो पहले से ही दुश्मन था। यहाँ पर सलीम ने सारे मोहल्ले वालों से कह दिया था कि इनका हुक्का पानी बंद है, आज के बाद इनका साथ कोई भी नहीं देगा। तो दूसरी तरफ हम देखते हैं अब्बास खान को, जो कि इस केस को सुप्रीम कोर्ट लेकर चला गया था। उसने सारी तैयारी कर रखा था। जो वो पुराना केस हारा था वो प्लानिंग के तहत हारा था ताकि वो इस केस को सुप्रीम कोर्ट ला सके और यहाँ वो ताहिरा वर्सेस हुसैनी के केस को चैलेंज कर सके और बानो को गलत ठहरा सके। जज साहब के सामने अब्बास खान बताता है कि ये केस एलिमनी का नहीं है और ना ही पर्सनल रंजिश का है, ये केस अब मुसलमानों की पहचान का है। वो बताता है कि 30 साल हो चुके हैं लेकिन आज भी हम पर्सनल लॉ वर्सेस सेकुलर लॉ के बीच में लड़ाई करते रहते हैं। क्यों? क्योंकि जब संविधान लिखा जा रहा था तो सभी ने अपने अपने रिजर्वेशन मांगे, सबके पास अपनी अपनी प्रोटेक्टिव कम्युनिटी थी, लेकिन हमारे पास कुछ नहीं था। तब हमने भी शरीयत मांगा, मतलब कि मुस्लिम पर्सनल लॉ। लोग कहते हैं कि मुसलमानों को एक पर्सनल एक लॉ क्यों मिलता है, उन्हें शरीयत क्यों मिलती है, आप लोग एडजस्ट क्यों नहीं कर लेते? अब्बास खान बताता है कि उन्होंने अपनी पूरी लाइफ जो है वो एडजस्टमेंट में लगा दी, लेकिन उन्होंने सिर्फ और सिर्फ शरीयत मांगा। साथ ही अब्बास ने शरीयत के नाम पर एक ऐसी स्पीच दी थी कि ये सुनकर सारे वकीलों और सारे लोगों की अपनी अपनी सोच बदलने लगी थी, सबकी अपनी अपनी राय बदलने लगी थी। यहाँ तक कि बेला जैन का जो साथी वकील था फराज, उसकी सोच भी बदल जाती है और वो कहता है कि अब बात हमारे कौम की है और बात अगर शरीयत पर है तो ये बात सबसे ऊपर है। अब बारी थी साजिया बानो की। साजिया यहाँ पर जज साहब को बताती है कि उसके अब्बू ने उसका नाम साजिया रखा था, जिसका मतलब होता है नायाब या फिर सबसे अलग। 1 साल पहले उसके अब्बू की डेथ हो गई है और जब उनका जनाजा उठा तो कंधे कम पड़ चुके थे। जिन लोगों ने अब्बू से अपना नाम लिखना सीखा था, आज वही लोग दीवार पर हमारे बारे में उल्टा सीधा लिख रहे हैं। अब्बू का सिर्फ एक ही गुनाह है कि हम उनकी बेटी हैं
और अब यही विरासत में गुनाह जो है वो हमारे बच्चों को मिलेगा। आज मुस्लिम लॉ वार्ड अब्बास के साथ खड़ा है क्योंकि उसकी हिफाजत की जिम्मेदारी उनकी है। अब्बास कह रहा था कि बड़ी लड़ाई लड़ी तब जाके संवैधानिक में हमें इसका हक मिला है। बानो कहती है कि जिस संविधान से तुमने जिस कौम के लिए ये लड़ाई लड़ी है उसमें औरतें भी शामिल हैं या फिर नहीं। आप ऊंचे तबके के लोग हैं खान साहब, आपको किसी भी प्रोटेक्शन की जरूरत नहीं है। थोड़ा नीचे झुककर देखिए, पता चलेगा कि हिफाजत की जरूरत किसे है। हमारी कौम में जो सबसे ज्यादा पिछड़े हैं उन्हें सुरक्षा की जरूरत है, और सबसे पिछड़े पता है कौन है? इस कौम की औरतें। हाई कोर्ट में जानबूझकर हार गए ताकि सुप्रीम कोर्ट में पिछले केस के लिए लड़ सके, ऐसे केस के लिए जिसमें तलाक देकर 3 बार तलाक बोलकर मेहर की राशि थमा कर बच्चों को माँ के पास छोड़कर ऐसे ही बेसहारा छोड़ सके। शादी के बाद जो हमारी बेगम हमारी बेगम हमारी बेगम बोलते थे, 3 लफ्जों ने हमारी पूरी जिंदगी बदल दी। शरीयत में लिखा है कि जो इंसान 3 तलाक बोलकर तलाक दे उसे कोड़े पड़ने चाहिए। मैं पूछना चाहती हूँ कि आखिरकार ऐसे कितने इंसान हैं जिसके शरीर पर निशान होंगे, जबकि आपको हमेशा बेसहारा औरत सड़कों पर मिलेंगी। हमसे बार बार पूछा जाता है कि हम हिंदुस्तानी हैं या मुसलमान। बानो बताती है कि हम मुसलमान नहीं हैं बल्कि हम हिंदुस्तानी मुसलमान हैं, इसी मिट्टी में पले बड़े हैं, इसलिए आज यहाँ हक के लिए खड़े हैं ताकि हमें इंसाफ मिल सके और हमें उसी नजरिए से देखा जा सके जैसे कि हर एक इंसान को देखा जाता है। आखिर में जज साहब अपना फैसला सुनाते हैं और कहते हैं कि हमारे संविधान में सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत ये लिखा गया है कि तलाकशुदा पत्नियों को मेंटेनेंस का चार्ज मिलना चाहिए और ये हक मुस्लिम औरतों पर भी उतना ही लागू होता है। ये कोर्ट कुरान को इस्लाम की सबसे बड़ी अथॉरिटी मानती है और कुरान के हिसाब से तलाकशुदा औरतों का हक होता है कि वो गुजारा भत्ता की हकदार होती है। ये अदालत इस नतीजे पर पहुंची है कि मुस्लिम पर्सनल लॉ और सेक्शन 125 सीआर में कोई भी कॉन्फ्लिक्ट नहीं है, इसलिए हाई कोर्ट के फैसले को बरकरार रखते हुए साजिया बानो का मेंटेनेंस का दावा जो है वो कबूल किया जाता है। इस तरह से साजिया बानो जो है वो इस केस को जीत जाती है। तो दोस्तों, साजिया बानो एक ऐसी महिला थी जिसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि हर उस औरत के लिए थी जिसे चुप रहने की आदत डाल दी गई थी। उसने अपने अधिकारों, अपने बच्चों और अपनी गरिमा के लिए पूरे समाज से टक्कर ली। लगभग 1 दशक तक उसने उस व्यवस्था के सामने सर नहीं झुकाया जो हमेशा पुरुषों की तरफ झुकती रही और आखिरकार उसने इतिहास बदल दिया। उसकी कहानी शाहबानो, बाई ताहिरा, फजलुन बनी जैसी अनेकों निडर और प्रगतिशील महिलाओं से प्रेरित है जिन्होंने यह आवाज उठाई कि कानून सबके लिए समान होना चाहिए। और फिर सन 1985 में सुप्रीम कोर्ट ने शाहबानो के पक्ष में ऐतिहासिक निर्णय सुनाया। क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 125 के अंतर्गत उन्होंने आजीवन भरण पोषण का अधिकार मिला। यह निर्णय मुस्लिम महिलाओं के अधिकार के लिए एक मील का पत्थर साबित हुआ और समान नागरिकता संहिता पर बहस को फिर से मुख्य धारा में ले आया। लेकिन 1986 में कुछ रूढ़िवादी धार्मिक समूह के दबाव में तत्कालीन सरकार ने तलाक पर अधिकारों की रक्षा मतलब कि मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया, जिसमें तलाक के बाद भरण पोषण को सिर्फ इद्दत अवधि मतलब कि सिर्फ 90 दिन तक सीमित कर दिया गया। यह फैसला महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई में एक गंभीर झटका था। फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने आने वाले वर्षों में कई मामलों में अपने 1985 के निर्णय को बरकरार रखा। इस बदलाव को अमल में लाने में लगभग 33 वर्ष लग गए, जब 2019 में वर्तमान सरकार ने मुस्लिम महिला अधिनियम पारित किया मतलब कि विवाह पर अधिकारों की रक्षा, जिसने 3 तलाक को अपराध घोषित कर दिया और देश की हर मुस्लिम महिला को न्याय दिलाया। यह फिल्म एक सच्चाई की जीवंत मिसाल है कि न्याय भले ही देर से मिले पर जब मिलता है तो वह अन्याय के हर निशान को मिटा देता है। कहते हैं भगवान ने हर इंसान को बराबर बनाया और इस बराबरी में सबसे खूबसूरत चीज है हक। मुस्लिम पर्सनल लॉ भी औरत को उसके हक देता है, इज्जत का, सुरक्षा का, फैसले का और अपने लिए सही चुनने का हक। वक्त था जब तलाक 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 एक लम्हे में जिंदगियां उजाड़ देता था, लेकिन 2019 में ये बदला, कानून बदला, सोच बदली और सबसे जरूरी औरत की आवाज को पहली बार सच में सुना गया। आज तलाक कोई एक लाइन का फैसला नहीं बल्कि एक कानूनी प्रक्रिया है जिसमें औरत की रजामंदी, उसकी सुरक्षा, उसकी जिंदगी सब मायने रखते हैं। रिश्ता तब तक मुकम्मल है जब तक दोनों की खुशी शामिल हो और जो कानून आज औरत को उसका हक दे रहा है वो किसी मर्द के खिलाफ नहीं, नाइंसाफी के खिलाफ है। याद रखिए, औरत कमजोर नहीं होती, उसे बस मौका चाहिए और जब इंसाफ उसके साथ खड़ा हो जाए तो उसका सर नहीं,
उसका मुकद्दर ऊंचा होता है। कहते हैं एक मजबूत समाज वही है जहां औरत की इज्जत को उसकी चुप्पी से नहीं, उसके अधिकारों से मापा जाए। मुस्लिम पर्सनल लॉ की असल रूह भी यही है कि औरत को सिर्फ घर की जिम्मेदारी नहीं बल्कि जिंदगी के फैसलों में भी बराबरी का दर्जा मिले। वक्त बदला, सोच बदली और 2019 का कानून इस बदलाव की सबसे बड़ी मिसाल बना। जब तलाक का गलत इस्तेमाल जिंदगियां तोड़ने लगा तो कानून ने पहली बार औरत की सुरक्षा को शब्द नहीं ढाल बना कर दिया। आज तलाक सिर्फ किसी गुस्से में कहे गए 3 अल्फाज नहीं बल्कि एक पूरी कानूनी प्रक्रिया है जहां अदालत यह देखती है कि कहीं किसी औरत का हक तो रौंदा नहीं जा रहा है। औरत को अब हक है सवाल पूछने का, फैसले लेने का और अपनी जिंदगी में होने वाले हर बदलाव का कारण जानने का। क्योंकि निकाह सिर्फ 2 लोगों का मिलन नहीं, 2 इज्जतों, 2 जिम्मेदारियों, 2 दुआओं का वादा होता है। यह कानून किसी धर्म के खिलाफ नहीं, किसी मर्द के खिलाफ नहीं, यह कानून सिर्फ नाइंसाफी के खिलाफ है। उस सोच के खिलाफ है जो औरत की खामोशी को उसकी मंजूरी समझ बैठता है। समाज तब आगे बढ़ता है जब औरत के हक को उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत माना जाए और जब कानून उसके साथ खड़ा हो जाए तो वो सिर्फ अपना नहीं, पूरी पीढ़ियों का भविष्य बदल देती है। याद रखिए, हक का ताला नहीं लगाया जा सकता और इंसाफ को तो देर हो सकती है पर अंधेरा कभी भी उजाले को नहीं रोक सकता। इसी के साथ इस मूवी का एक्सप्लेनेशन यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये मूवी और एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। वीडियो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आपको आगे इसी तरह के लेटेस्ट और फ्रेश कंटेंट मिलते रहें। मिलते हैं और कमाल की वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप हमारे इस चैनल के साथ बने रहिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।